रावलपिंडी के बैरूनी पुलिस स्टेशन को एक कॉल रिसीव होती है और बताया जाता है कि हमारे हमसाये में एक औरत चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए पुकार रही है। पुलिस जब उस घर में पहुंचती है तो नीलम नामी एक औरत जख्मी हालत में वॉशरूम में बंद पाई जाती है। पुलिस के रेस्क्यू करने के बाद पता चलता है कि कैसे नीलम को उसके शोहर ने अपने घर वालों के कहने पर बेदर्दी से मारा और फिर उसे तलाक दे दी, लेकिन उसकी अभी हसरत खत्म नहीं हुई थी। तो जब नीलम ने भागने की कोशिश की तो उसके शोहर ने उसको पकड़कर वॉशरूम में बंद कर दिया। हैरानकुन तौर पर नीलम के मेडिकल चेकअप पर 2 हफ्ते से जायद का अरसा लग गया और इस वक्त तक उसके काफी जख्म भर चुके थे, जिसकी वजह से पुलिस ने कम शवाहिद होने की वजह से इसे शोहर और बीवी का घरेलू झगड़ा करार देकर केस को रफा दफा कर दिया। इस तरह के कई वाकयात हमारे इस अजीम मुआशरे में रोज होते हैं और अक्सर की फरियाद सुनने वाला कोई हमसाया भी नहीं होता। इस रिपोर्ट को देखिए, सिर्फ 2009 से 2018 के दरमियान 1,19,395 डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन हमें तो बचपन में सुनने को मिला था कि हमारा खानदानी निज़ाम तो बहुत अजीम है और कैसे मगरिब का खानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है, और इसके मुकाबले में हमारे अजीम खानदानी निज़ाम को इस्लाम के साथ जोड़कर उसके फ़वाइद बताए जाते थे। लेकिन आपको हैरत होगी कि इस अजीम खानदानी निज़ाम के कारनामे इतने अजीम हैं कि पाकिस्तान के हर मसले की जड़ इसी खानदानी निज़ाम को करार दिया जा सकता है। इस निज़ाम में रहने की कीमत हमारी पिछली नस्लों से लेकर आज तक की नस्ल अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और कभी कभी अपनी जान के जरिए भी चुकाती है। आज की इस वीडियो में मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि एक तो इस निज़ाम का इस्लाम जैसे मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं, और दूसरा ये निज़ाम हमारी दीनी और दुनियावी तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। हमारे मुआशरे में फैमिली सिस्टम 2 तरह का है। एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जिसमें 2 जनरेशन यानी माँ बाप और उनके बच्चे एक छत के नीचे रहते हैं, और इस फैमिली सिस्टम में तमाम फैसले माँ बाप खुद लेते हैं और उनके जिम्मेदार भी वो खुद होते हैं। और दूसरा कंबाइंड फैमिली सिस्टम जिसमें 2 से ज़्यादा जनरेशन एक साथ रहती हैं, जैसे दादा दादी, आगे उनके भी बच्चे और उनकी बीवियाँ, और फिर आगे उनके बच्चे एक ही छत तले आपको एक भीड़ की सूरत में नजर आएंगे। इस फैमिली सिस्टम में घर का बड़ा यानी दादा या दादी घर के तमाम मामलात में वीटो पावर रखता है, और इसके फैसले को नजरअंदाज करना एक जंग अजीम को दावत देना होता है। घर के तमाम अफराद गुलामों की तरह इस सुपर पावर के फैसले के आगे अपना सर झुकाते हैं। अब वो फैसला जैसा मर्जी हो, किसी को पसंद आए या ना आए, वो सुपर पावर जनरेशन गैप को समझने की सलाहियत रखता हो या ना रखता हो, उसके हर फैसले पर अमल करना लाजिम है। अक्सर हमारे दादा दादी की जनरेशन के लोगों को आपने मेहंदी जैसे फंक्शंस पर तनकीद करते सुना होगा, ये क्या बकवास है, इसका हमारे मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो हिंदुओं का कल्चर है, हम क्यों इसमें जाएं। कुछ बात तो इसमें सही है कि ये कल्चर है और कल्चर का मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि ये हमारा कल्चर नहीं है तो फिर कंबाइंड फैमिली सिस्टम किस तरह से हमारा कल्चर हो गया। इसका भी तो ताल्लुक हिंदुइज्म से ही है। असल में कंबाइंड फैमिली सिस्टम आपको हिंदू मुआशरे में शुरू से नजर आता है। हिंदू राजा महाराजा वगैरह अक्सर अपनी जायदाद तकसीम होने के डर से इकट्ठे कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहा करते थे। फिर हिंदुओं में पितृ पक्षा का त्यौहार भी मनाया जाता है, जिसमें घर का बड़ा बेटा अपने मरे हुए बुजुर्गों की रूहों की तसल्ली के लिए उन्हें अकीदत पेश करता है, जिससे कंबाइंड फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में ज्यादा मजबूत होता नजर आता है। इसके अलावा हिंदुइज्म में टैक्स सेविंग के लिए पाया जाने वाला निज़ाम HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहने की एक बहुत बड़ी वजह है। इस निज़ाम में पूरी फैमिली को एक सिंगल एंटिटी के तौर पर शो किया जाता है, तो बजाय इसके कि हर शख्स अलग अलग टैक्स देता फिरे, पूरी फैमिली इकट्ठा एक ही टैक्स देती है, जिससे काफ़ी टैक्स सेविंग होती है, और ये निज़ाम आज तक भारत में नाफिज है। फिर हिंदुइज्म की किताबों में भी जॉइंट फैमिली सिस्टम को काफ़ी इनकरेज किया गया है, जैसे मनुस्मृति में जॉइंट फैमिली सिस्टम का मुकम्मल फ्रेम वर्क समझाया गया है, और बेटों को शादियों के बाद
इकट्ठे माँ बाप के साथ रहकर जिम्मेदारियां संभालने का कहा गया है। फिर धर्मा का कॉन्सेप्ट बताता है कि कैसे कर्ता जो कि खानदान का हेड ऑफ फैमिली होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो खानदान के निचले मेंबर्स को इकट्ठा करके रखे। महाभारत में पुरु डायनेस्टी की मिसाल देकर कंबाइंड फैमिली सिस्टम की अच्छी और बुरी चीजों को हाईलाइट किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे पांडवास और कौरवास आपस में इख्तलाफात होने के बावजूद एक ही छत के नीचे रहते थे। तो इस सब से ये तो वाज़ेह हो जाता है कि हिंदुइज्म में कंबाइंड फैमिली सिस्टम एक बहुत अहमियत रखता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस्लाम भी कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहने का कहता है, या इस्लाम के बेसिक असूलों में इस सिस्टम की कोई गुंजाइश तो जरूर मौजूद होगी। क्या हजरत मोहम्मद कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहा करते थे, या उनका कोई फॉलोअर यानी सहाबी वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहता था? तो जवाब है नहीं। तो क्या वो लोग जो कि एक आइडियल मजहब को दुनिया के सामने पेश कर रहे थे, उन्हें कंबाइंड फैमिली सिस्टम के फवाइद नहीं पता थे? तो फिर क्यों इस सिस्टम को इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है? तो क्या कहता है इस्लाम, सुनिए। तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम एक अजाब बन गया है कि एक दूसरे की जिंदगी में इतना दाखिल हो जाते हैं कि अपनी वजह से दूसरों की जिंदगी खराब कर देते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा था, अब ये मुसीबत बन गया है कि मैं अपनी हुदूद का नहीं पता। आने वाली लड़की ये हक लेकर आती है कि अगर मैं साहिब जायदाद हूं तो मैं उसको अलग घर न बताऊं। वो ये हक मेरे अल्लाह ने रखा है कि आने वाली बच्ची का अलग घर होना चाहिए जिसमें एक नई जिंदगी शुरू हो। बीच में बीच में ये इधर से कोई मशवरे दे रहा है, इधर से ये न हो। माँ बाप नाजायज इसरार करते हैं कि शादी के बाद बेटा और बहू आपके साथ एक्सटेंडेड घर में रहे, वो जान ले कि ये नाजायज है, गुनाह का अमल है, ये वालिदैन के हुकूक में से है ही नहीं, और बच्चे और बच्ची की इज़्दिवाजी जिंदगी खराब होती है। उसकी हिफाजत और अमल इसमें है कि इंडिपेंडेंट रहें। Islam doesn't encourage a person to live in joint family, though living is not haram, you can. हमारे मजहब इस्लाम में ज्वाइंट फैमिली का कोई तस्वुर नहीं, याद रखें। जिनकी शादी होती थी अपना अलग मकान लेके वो रहते थे, क्योंकि इतने बड़े मकान ही नहीं थे कि उनमें पूरी सास बहू नंदे सारी के सारी एक ही घर के अंदर रहे। हराम होने का तो मेरे पास उसके लिए गुजारिश नहीं है, लेकिन इसमें मैं यही कहूँगा मुनासिब नहीं है। इसलिए जॉइंट फैमिली सिस्टम में पर्दा महरम नामहरम का मामला जो है वो सही तौर पर नहीं हो सकता, और इसी में सास बहू के चक्कर भी ज्यादा चलते हैं, अपने नंदों के और भांजों के झगड़े करते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ सेपरेट लिविंग, इट्स मोर काम, पीसफुल। इसमें बड़ी आफियत है, बहुत उम्दा है मामला, ये होना चाहिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सी खराबियां हैं। सबसे बड़ी खराबी है कि उसमें पर्दे के साथ काम पर नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम ये जो हमने बनाया है ना, सास ससुर वाला, ये तो इस्लाम में कोई नहीं है। इस्लाम में तो ये है कि शादी हो तो फैमिली अलग हो, इसी में आफियत रहती है। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो फैमिलीज माँ बाप के साथ जो बच्चे रहते हैं जिंदगी में भी जलील होते हैं, बाद में भी वो दूसरे बहन भाइयों की गालियां खाते हैं। ये इस्लाम का जो प्रपोज्ड फैमिली सिस्टम है ना, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। वो है कि अपने अपने औरत घर की मालिकन होती है और एक घर की एक ही मालिकन हो सकती है। अब अक्सर लोग कहेंगे कि ऐसा है तो फिर बताओ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहने का इस्लाम कहाँ कहता है? बल्कि इस्लाम तो माँ बाप की खिदमत पर जोर देता है, तो अलग रहकर माँ बाप की खिदमत कैसे हो सकती है? ये खिदमत वाली बात का जवाब तो मैं इस वीडियो में आगे दूंगा। पहले न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का इस्लाम के साथ होने का जवाब दे दूं। असल में सबसे बड़ा जवाब तो हमारे नबी की जिंदगी हमारे सामने मौजूद है। दूसरा, इस्लाम कुछ बेसिक असूल वाज़े करता है, जैसे एक तो पर्दे का निज़ाम जो कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहकर पूरा करना इंतहाई मुश्किल है, और इस बारे में हमारे मौलाना हजरात ने अच्छी खासी बात कर रखी है, आप किसी को भी सुन सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ जिसका इस्लाम बहुत ख्याल रखता है वो इंसानी प्राइवेसी है। प्राइवेसी की अहमियत का अंदाज़ा आप सही बुखारी की हदीस नंबर 6901 से लगा सकते हैं कि जब एक शख्स ने नबी के दरवाजे के में क्रैक के जरिए घर के अंदर झांकने की कोशिश की, तो नबी पाक ने कहा कि अगर मुझे यकीन होता कि कौन शख्स झांक रहा है तो मैं इस लोहे की कंघी को उसकी आंख में दाखिल कर देता। और फिर समझाया कि किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाजत लेना कितना जरूरी है। अब आप खुद बताएं कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम में एक दूसरे की प्राइवेसी का कितना ख्याल रखा जाता है। बल्कि ज्यादातर घरेलू लड़ाइयों की वजह ही एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी होती है। तो वो तमाम अफराद जिनका इस्लाम मेहंदी जैसे फंक्शंस पर उबल कर सामने आता है, वो यहाँ क्यों कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं? इंसान तजर्बात से सीखता है, ठोकरें खाता है, गिरता है, गिरकर संभलता है। इलामा इकबाल का कहना है, झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। लेकिन जब आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हों जहां आपके तमाम फैसले एक शख्स ने करने हैं, आपने कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किस जगह नौकरी करनी है, यहाँ तक कि आपके बीवी बच्चों के फैसले भी घर का बड़ा एक शख्स कर रहा हो, तो इस माहौल में आपकी पर्सनल ग्रोथ क्या हो सकती है? ऐसा शख्स हमेशा अपने माँ बाप के जेरे साया एक
बोना रहता है। खानदान की अजीम रवायात का हर वक्त ख्याल रखना है, बेशक वो रवायात ना तो मजहब के साथ ताल्लुक रखती हों और ना ही किसी सोशल वैल्यू के मुताबिक हों। बस इन बोसीदा रवायात को अपनाए रखना है, क्योंकि हम अपने बाप दादा की रवायात को कैसे छोड़ दें। इस आर्टिकल में की गई एक रिसर्च को देखिए। 83% लोगों का मानना है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में घरेलू लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। 53% का मानना है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में मुदाखलत ज़्यादा होती है। 66% लोगों के मुताबिक जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़हनी तनाव का इंसान शिकार होता है। 60% औरतों के मुताबिक जॉइंट फैमिली सिस्टम में मर्द प्रॉपर वक्त नहीं दे पाते। तो ओवरऑल 70% लोगों के मुताबिक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहना कंबाइंड फैमिली सिस्टम की निस्बत कहीं ज़्यादा बेहतर है। खुद सोचिए कि एक औरत जो कि आपके निकाह में है, उसके फैसले किस बेसिस पर आपके खानदान के बड़े लेते हैं। बीवी का घूमने का दिल कर रहा है और शोहर अब्बा से पूछने जा रहा है। बच्चे अपने बाप से किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और बाप कह रहा है अब्बा नहीं मानेंगे। खुद सोचिए कि क्या आखिरत के दिन आपके बीवी बच्चों का सवाल आपसे होना है या आपके अब्बा से। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 10 से 20% औरतें लाजमन किसी न किसी जुल्म का शिकार होती हैं। याद रखिए कि सब में वो औरतें शामिल नहीं जो अपनी कम इल्मी की वजह से अपने ऊपर लादी गई जिम्मेदारियों को खुशी खुशी खुदा का हुक्म समझती हैं और फिर अपनी जिंदगी अपने ससुराल वालों के हवाले कर देती हैं। वैसे तो हम इस्लाम करते नहीं थकते, लेकिन ऐसी जिम्मेदारियां जो खुदा ने किसी इंसान पर नहीं डाली, उन्हें आप कौन होते हैं किसी पर लागू करने वाले। एक औरत जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है, जिस पर यहाँ तक कि अपने शोहर का खाना पकाना भी फर्ज नहीं, वो 20-20 अफराद के टब्बर को खाना खिला रही है। जहाँ चाहिए यह था कि पूरा खानदान मिलकर उस लड़की को हौसला देता, वो एक अकेली लड़की पूरे खानदान को हौसला दे रही है। खुद सोचिए कि आपके घर ना होने की वजह से कोई आपकी हमसाये की औरत आपके माँ बाप की आकर खिदमत करे तो आप पूरी जिंदगी उसका एहसानमंद रहेंगे। लेकिन वहीं आपकी बीवी, जिस पर कहीं नहीं लिखा कि वो आपके पूरे खानदान को संभाले, उसे पूरी जिंदगी ये नौकरी करनी पड़ती है, वो भी प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ कि हमारे घर का तो सफाई का ये मयार है, हमारे घर में खाना इस वक्त तक लाजमी तैयार हो जाना चाहिए, ज्यादा देर तक सोना हमारे घर का सिस्टम नहीं है, रोज रोज अपने मेके जाना हमारे खानदान में सही नहीं समझा जाता। अब इस तरह के सिस्टम में अगर तो औरत गुलामों की तरह चुपचाप जिंदगी गुजारे तो फिर तो शायद गुजारा हो जाए। लेकिन सोचिए, अगर एक पढ़ी लिखी औरत अपने हक पर सवाल उठाए तो क्या होगा। एक ऐसी जंगे अजीम शुरू होगी जिसका खात्मा नामुमकिन होगा। अब अगर गलती से घर का बेटा कुछ हिम्मत करके अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करे तो ताने दिए जाते हैं कि औरत की जबान बोल रहा है, किस तरह का मर्द है ये। अगर इस्लाम के मुताबिक समझाने की कोशिश करें तो जवाब मिलता है कि हमारा पैदा किया हुआ हमें इस्लाम सिखाएगा। तो मरता क्या ना करता फिर अपनी बीवी को ही कॉम्प्रोमाइज करने की तलकीन करता दिखाई देता है। तो एक ऐसा शख्स जिससे अपना बाप फतह नहीं हो रहा, वो दुनिया क्या फतह करेगा। याद रखिए, ये तमाम सिस्टम्स, बेशक वो सियासी हों या समाजी, ये इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, ना कि इंसान इन सिस्टम्स के लिए। तो इस तरह वो शख्स जिसने ना तो खुद इस्लाम सीखा, जिसे स्कूल में भी एक खास किस्म की टेक्निकल तालीम देकर तालीम याफ्ता होने का ठप्पा लगा दिया, वो नेकी और गुनाह के डर से इस सिस्टम में अपनी पूरी जिंदगी की बलि चढ़ा देता है। अपने बीवी बच्चों को गुलामी की एक ऐसी सूरत दिखाता है जिसे आगे चलकर उन्हें भी फॉलो करना है। और फिर उधेड़ उम्र में जब उसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो अब उसकी ताज पोशी का वक्त हुआ चाहता है। और क्यों ना हो, अब उसकी बादशाहत का वक्त है। वो किस तरह अपनी बादशाहत को ठुकरा कर दूसरों को उनके हकूक दे जब उसे खुद अपने हकूक नहीं मिल सके। और इस तरह से ये चक्रव्यूह एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होकर क्लोन्स पैदा करता है, जिसमें जमाने की तब्दीली की वजह से कुछ जाहिरी तब्दीली तो नजर आती है, लेकिन नजरियात वैसे के वैसे ही रहते हैं। आप खुद अपने आप पर नजर डालिए, ज्यादातर लोगों के वही नजरियात होंगे जो उनके बाप दादा के नजरियात थे। आपके दादाजी इस्लाम के जिस फिरके से ताल्लुक रखते थे,
आप भी उसी फिरके से ताल्लुक रखते होंगे। अक्सर खानदान आपने देखे होंगे कि पूरा का पूरा खानदान ही डॉक्टर है, तो कहीं पूरे का पूरा खानदान ही सरकारी नौकरी पर लगा है, कहीं सब के सब सियासतदान हैं, तो कहीं सब के सब फौज में भर्ती हैं। मतलब बंदा पूछे कि खुदा ने कोई खास मट्टी तैयार की थी जो सिर्फ इस खानदान पर लगाई गई है। लेकिन हकीकत बताऊं, ये सब जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, बेशक वो आपके माँ बाप हैं या आपकी औलाद है, जो किसी के हक की खातिर किसी दूसरे की हक तलफी करते हैं, ये सब खुदा की अदालत में इंतहाई शर्मिंदा होने वाले हैं। क्योंकि खुदा ने कहीं नहीं कहा कि बीवी के हकूक पूरे करने के लिए माँ बाप की हक तलफी करो या माँ बाप के लिए बीवी की हक तलफी करो। और इस सब में पिसता वो कमजोर मर्द है जो अपनी कम इल्मी की वजह से ना तो अपने माँ बाप को खुश कर पाया और ना ही अपने बीवी बच्चों को। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के सरों में एक कीड़ा सर उठा रहा होगा कि नहीं भाई, हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम सब तो बहुत खुशी खुशी रहते हैं। तो प्लीज अपनी आंखों के लेंस को जरा बड़ा कीजिए, अपने पिंजरे से जरा बाहर निकलिए और सोचिए कि क्यों हमारे मुआशरे में सास और बहू की लड़ाइयाँ इतनी मशहूर हैं, क्यों फुफ्फो की चालाकियों की मीम्स बनाई जाती हैं, क्यों बीवी के घर जाने को इतना बुरा समझा जाता है, क्यों बच्ची के माँ बाप अपनी बच्चियों को अपने ससुराल से जनाजा उठने की तलकीन करते दिखाई देते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसा कुछ नहीं है तो अगली नस्ल में आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जिसका अगर इलाज ना किया गया तो ये फैलेगा। तो इससे पहले कि इस कैंसर के इलाज की बात की जाए, पहले माँ बाप की खिदमत का जवाब ले लीजिए। सोचिए कि आप अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हैं और आपको किसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी की पेशकश हुई है। मान लीजिए कि गूगल वाले आपको नौकरी दे रहे हैं, तो क्या उस वक्त आप अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे? और अगर जाएंगे तो क्या पैसा माँ बाप से ज्यादा जरूरी हो गया है? और अगर है तो फिर क्या एक इंसान की ख्वाहिशात, उसके हकूक, जिसका खुदा भी आपसे जवाब लेगा, वो पैसे से भी कम अहमियत रखते हैं? मसला सिर्फ अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट करने का है। अगर नीयत हो तो सब हो सकता है। आपके माँ बाप आपकी जिम्मेदारी है। तो जिन अफराद ने अपने बीवियों को अपने माँ बाप की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा है, तो आपकी बीवियों को तो खुदा इसकी जज़ा देगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी फिर भी पूरी नहीं होती, वो आपको खुद ही पूरी करनी है। तो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों की भलाई के लिए इस जॉइंट फैमिली सिस्टम की लानत से बाहर निकलिए। जिसका जो हक है उसे वो हक दीजिए, ना कम ना ज्यादा। बेशक आपके बेटे पर सबसे ज्यादा हक आपका ही है, लेकिन इसके साथ वो एक शोहर और एक बाप भी है जिसका जवाब उसने खुद देना है। क्योंकि आखिरत के दिन आप भी नफ्सा नफ्सी के आलम में सिर्फ अपने आप को ही देख रहे होंगे। आपके बेटे का क्या बनेगा अगर उसकी बीवी ने अल्लाह से शिकायत की कि अल्लाह, इसने तेरा नाम लेकर अपने माँ बाप के लिए मेरे हकूक पूरे नहीं किए। अब अक्सर माँ बाप इस सब के जवाब में नाक चढ़ाकर कहते हैं कि ठीक है, ऐसा है तो जाओ, हमने कौन सा बांध कर रखा है। तो बांध कर तो आपने रखा हुआ है, आपने उसको प्रैक्टिकल नहीं बनाया, अपने पाँव पर खड़ा नहीं होने दिया, उसको इस काबिल नहीं बनाया कि वो शादी तक अपने लिए एक अलग कमरा ही अफोर्ड कर ले। अगर वो किसी भी लेवल पर आकर अपनी बीवी के कहने पर ही सही कुछ सही कर रहा है तो उसको उसकी मजबूरियों की वजह से ब्लैकमेल मत कीजिए। अगर मजबूरी की वजह से आपका बेटा इस काबिल नहीं कि वो अपने लिए एक अलग घर अफोर्ड कर सके, तो कम से कम उसकी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी मत कीजिए। कहीं ये ना हो कि उधेड़ उम्र में वो भी एक बादशाह बनने के ख्वाब देखे। और जिनके बच्चे अभी छोटे हैं वो उन्हें अभी से ट्रेन करें, प्रैक्टिकल बनाएं। अगर आपका बेटा अपनी बीवी का हाथ बटा रहा है तो उसे मजाक का निशाना मत बनाएं, बल्कि उसे रसूल पाक की जिंदगी के बारे में बताएं कि कैसे वो अपने तमाम काम खुद किया करते थे। बेटियों को खाना पकाना सिखाएं तो बेटों को भी खाना पकाना सिखाएं। अपनी बेटियां फरोख्त मत करें, बल्कि रिश्ता करते वक्त रिश्ता करने वालों से ये सवाल कीजिए कि क्या आपका बेटा अपना खाना खुद पका सकता है, क्या वो अपने काम खुद करने की सलाहियत रखता है। अपने बेटों को समझाएं कि किसी का हक किसी दूसरे के एक्सपेंस पर पूरा नहीं किया जा सकता।
जैसे बेटी की शादी पर अपने दिल पर सब्र करके बेटी को रुखसत करते हैं, उसी तरह बेटों को भी रुखसत कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद लीडर हैं, आपका बेटा लीडर नहीं बन सकता। शुरू से अपने बुढ़ापे को मैनेज करें, प्लान करें, फिर आपकी औलाद भी आपको वैसा ही सपोर्ट करेगी जैसा सपोर्ट करने का हक है। उसको ऐसी तालीम दें जो किसी खास स्किल से कहीं ज्यादा हो, उसे शऊर दे, उसे जिंदगी गुजारने की समझ दे। इसी तालीमी निज़ाम पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको देखकर आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह ये तालीमी निज़ाम हमें गुलाम बना रहा है। और वो तमाम मर्द जो चुपचाप इस सिस्टम की भेंट चढ़ रहे हैं, वो इल्म हासिल करें और इस इल्म की बुनियाद पर अपने माँ बाप को समझाएं, सवाल पूछें कि क्या ये सब इस्लाम में है, क्या रसूल ने अपनी ज़िंदगी में ये सब किया है, क्या इस सब से मेरी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, क्या मैं अपनी औलाद के लिए रोल मॉडल बन सकता हूँ, क्या मैं अपनी औलाद को इससे अपने से बेहतर बना सकता हूँ। और अगर घर वाले ना माने तो फिर एक ऐसा फैसला करें जिससे माँ बाप और बीवी बच्चों दोनों के हकूक पूरे हों, और माँ बाप की इतनी खिदमत करें कि उनके पास नाराजगी का कोई जवाब ही बाकी ना रहे, और साथ में अपनी अगली नस्ल को पहले से तैयार करें। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगाह रहिए।